आदरणीय परविंद्र प्रताप सिंह जी, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी नई दिल्ली, इस परिवर्तन यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चल रही आयुष्मती किरण चौधरी मैडम, राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला प्रकोष्ठ बहुजन मुक्ति पार्टी नई दिल्ली, और आपके इटवा विधानसभा के मऊ चौराहा के तमाम मूल निवासी बहुजन समाज के तमाम जनता जनार्दन, छात्र, युवा, नौजवान, माताएं, बहनें और इस बाजार के सभी छोटे मोटे दुकानदार भाई, छोटे मोटे व्यापारी करने वाले भाई बंधु, सब्जी बेचने वाले, ठेला चालक, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, आप तमाम लोगों को बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से आभार प्रकट करते हुए क्रांतिकारी अभिवादन, जय भीम, जय मूल निवासी साथियों करता हूं। बहुजन मुक्ति पार्टी यह प्रदेश व्यापी परिवर्तन यात्रा 8 जुलाई 2021 से प्रारंभ किया है और यह परिवर्तन यात्रा आपके उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से होते हुए 80 लोकसभा से होते हुए 405 विधानसभा में यह परिवर्तन यात्रा भ्रमण करते हुए 31 जनवरी 2022 को लखनऊ में इसका 7वां समापन होगा। 7 महीनों की यह प्रदेश व्यापी परिवर्तन यात्रा निकाला गया है। यह प्रदेश व्यापी परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के जनता को और इटवा विधानसभा के जनता को, मऊ चौराहे के जनता को हम लोग क्या बताना चाहते हैं, क्या अवगत कराना चाहते हैं, किस लिए हम लोगों ने इतना बड़ा परिवर्तन यात्रा निकाला है। साथियों, इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम आपके विधानसभा के जनता को यह संदेश देना चाहते हैं, आपके प्रदेश में और इस देश में केंद्र सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार में एक गुंडे राज स्थापित किया जा चुका है। जब से केंद्र से लेकर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उस समय से लेकर साथियों ये गुंडा राज कायम हो चुका है। आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सुना होगा, जिस समय चुनाव होता था, चुनाव के समय में योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी मंचों पर आकर भाषण दिया करते थे। कांग्रेसियों ने, समाजवादी के लोगों ने, बासपाई लोगों ने उत्तर प्रदेश में गुंडा राज कायम किया है। ऐसा बात नरेंद्र मोदी जी भी किया करते थे और योगी आदित्यनाथ भी किया करते थे। इस प्रदेश में गुंडा राज कायम हो चुका है। इस गुंडा राज को बदलना होगा। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा मंचों के माध्यम से प्रचार किया करते थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडा राज की बात करते थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडा राज कायम हो चुका है, मैं इन भाजपाई लोगों से और नरेंद्र मोदी जी से, योगी आदित्यनाथ जी से मैं पूछता हूं, क्या आपके सरकार में गुंडा राज खत्म हो गई है? अगर गुंडा राज खत्म हो गई है तो एक आध 2 उदाहरण बता दीजिए, तब योगी आदित्यनाथ जी मैं मान सकता हूं कि आपके राज्य में गुंडा राज समाप्त हो चुका है। साथियों, उन गुंडे राज का 2-4 आपको उदाहरण देना चाहता हूं। क्या उदाहरण है? इन गुंडे राज में जब से केंद्र में और आपके प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उस समय से लेकर आज तक भारत की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता में त्राही मचा हुआ है। इन गुंडों के सरकार में किसान सुरक्षित नहीं है, इन गुंडों की सरकार में मजदूर सुरक्षित नहीं है, इन गुंडों की सरकार में छात्र, युवा, नौजवान सुरक्षित नहीं है, इन गुंडों की सरकार में
महिलाएं सुरक्षित नहीं है, पढ़ने लिखने वाली छात्राएं सुरक्षित नहीं है, और इन गुंडों के सरकार में पढ़ने लिखने वाले जो युवा हैं, युवा भी सुरक्षित नहीं है। अगर किसान के विरोध में इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 3 काले कानून बनाया, इन 3 काले कानूनों के विरोध में अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कानून बनाते हैं और भारत के किसान अगर इसका विरोध करते हैं, तो भारत के किसानों को खालिस्तानी कहकर बॉर्डर पर से, गाजियाबाद बॉर्डर से मारा जाता है, सिंघू बॉर्डर पर मारा जाता है, वहां पानी बरसाई जाती है, वहां पानी के फव्वारे उस ठंड के कड़ाके ठंड में डाले जाते हैं, और इतना ही नहीं वहां बिजली की करंट लगाए जाते हैं और वहां पर कीले और कांटी भी ठोकवाया जाता है। क्या ये गुंडों की सरकार नहीं है? ऐसी सरकार तो अंग्रेजों की जमाने में भी नहीं चलता था। ये तानाशाहों की सरकार ये कायम हो चुका है। जैसे हिटलर चलाता था, वो हिटलर शाही आपके प्रदेश में, आपके देश में शुरू हो चुका है। साथियों, सरकार ने मजदूरों के विरोध में कानून बनाया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक मजदूर को 24 घंटा में 8 घंटा काम करने की कानून बनाया था। भारतीय संविधान में एक मजदूर 24 घंटा में 8 घंटा काम करेगा, चाहे जमींदार हो, चाहे ठेकेदार हो, चाहे सरकार हो, एक व्यक्ति से 24 घंटा में 8 ही घंटा काम करवा सकता है। ऐसा भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। ये कानून बनने के बाद भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक कानून बनाया, एक मजदूर चाहे ठेकेदार हो, चाहे जमींदार हो, चाहे टाटा बिरला अंबानी की फैक्ट्री हो, चाहे सरकार की संस्थाएं हो, उन संस्थाओं में एक व्यक्ति 24 घंटा में 12 घंटा काम करेगा। ऐसा मोदी सरकार ने जून 2020 में पिछले लॉकडाउन में कानून बनाया, और कानून बनाने के बाद 12 घंटा ड्यूटी करना होगा। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग, पिछड़ा लोग, अति पिछड़ा लोग, मुस्लिम समाज के लोग बम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, हावड़ा जाकर काम करते हैं फैक्ट्री में। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून बनाया था 8 घंटा काम करेगा। अगर 8 घंटा से कोई भी जमींदार, ठेकेदार या सरकार किसी व्यक्ति से काम करवाता है, अगर आधा घंटा भी 8 घंटा से ज्यादा करवाता है, तो उसको ओवर टाइम देना होगा। अर्थात 8 घंटा की मजदूरी अगर 400 रुपया है, तो 8.5 घंटा का 800 देना। लेबर लॉ को 3 सालों के लिए निष्प्रभावी कर दिया, और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी ने 44 लेबर लॉ को, सैकड़ों लेबर लॉ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में लिखा था, 44 लेबर लॉ को नरेंद्र मोदी जी ने निरस्त किया। और योगी आदित्यनाथ ने हाथ का विरोध करता है, तो इंडियन मुजाहिदीन आतंकवादी कहकर, मुसलमान अगर मांगता है तो उसको भी पाकिस्तानी कहकर मारा जाता है। साथियों, इस देश में मुसलमानों के साथ भी अन्याय हो रही है। अगर आदिवासी भाई अपना अधिकार मांगता है, आदिवासियों को जंगली घोषित किया जाता है, उसको भी नेशनलाइट घोषित किया जाता है। छात्र युवा रोजगार मांगता है, नौकरी मांगता है। भारतीय जनता पार्टी की जब प्रचार चल रही थी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा, घूम घूम कर कहा करते थे, अगर भारत के युवा लोग हमें प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो कांग्रेस ने 57 वर्षों में सारे युवाओं को बेरोजगार बना दिया। हम सारे युवाओं को रोजगार देंगे, प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। क्या साथियों, सरकार बनते ही युवा रोजगार मांगने लगे। जब रोजगार मांगने के लिए दिल्ली गए, नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारे यहाँ कोई नौकरी नहीं है। नौकरी क्यों नहीं है? हमने तो रेलवे को भेज दिया है अंडानी और अंबानी के हाथों में, हमने BSNL को भेज दिया है, हमने कोल इंडिया को भेज दिया है, हमने रेल को भेज दिया है, सेल को भेज दिया है, लाल किला को भेज दिया है, बैंक को भेज दिया है। नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं मिलेगी। तो युवाओं ने पूछा, पढ़े लिखे नौजवानों ने पूछा मोदी जी को कि अगर नौकरी नहीं है तो रोजगार दो। पुलिस प्रशासन को लगाकर सारे युवाओं को पिछवाड़े पर इतना डंडा पिटवाया कि सारे लोगों को पिछवाड़े लाल हो गए। जंतर मंतर पर बैठने लायक भी रहने नहीं दिया।
फिर भी युवा नहीं हटे दिल्ली छोड़कर। तो कहा कि अगर रोजगार चाहिए तो जाओ मऊ के चौराहे पर, जाओ इटवा के चौराहे पर, जितने भी चौक चौराहे मिलते हैं, रोजगार चाहिए तो पकौड़ा तलने की काम करो। साथियों, पकौड़ा तलने के लिए बीएससी करने की कोई जरूरत है, एमएससी करने की जरूरत है, नेट क्वालिफाई करने की जरूरत है, आईटीआई करने की जरूरत है, एमटेक बीटेक करने की कोई जरूरत है क्या? इसी बाजार में जो लोग पकौड़ा तल रहे होंगे, किन्हीं लोगों ने एमएससी किया हो, बीएससी किया हो, पॉलिटेक्निक किया हो, इंजीनियरिंग किया हो, एक भी नहीं मिलेगा। आप अपने बच्चों को मजदूरी करके पढ़ा रहे थे, खेती करके पढ़ा रहे थे कि बेटा बेटी अगर पढ़ लेगा, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर अगर बन जाता है, हमारी खानदान की पीढ़िया में सुधार हो जाएगी। लेकिन ये भारत का प्रधानमंत्री बोलते हैं जाके पकौड़ा तलने की काम करो। कितनी शर्म की बात है। एक जवाबदेह व्यक्ति आपके बेटा बेटी के साथ में न्यायपरक बात नहीं करता हो, अन्यायपरक बात करता हो, असंवैधानिक शब्दों का उपयोग करता हो, ऐसे लोगों को क्या भीड़ से हम लोगों को चुनकर शासन सत्ता में लाना चाहिए? क्या लाना चाहिए? साथियों, नहीं लाना चाहिए। नौकरी नहीं मिली। उन्होंने कहा था कांग्रेस के लोगों ने घोटाला किया है, सारा पैसा काला धन विदेश में जमा किया है, अगर भारत की जनता हमें प्रधानमंत्री बनाता है, सारा काला धन को लाएंगे, सारे लोगों को अकाउंट में, खातों में 15-15 लाख रुपया डाल देंगे। क्या साथियों 15 लाख गया? नहीं गया। किसी के लोगों में 15 लाख तो छोड़ो, 15 रुपया तक नहीं गया। लॉकडाउन करके जितने भी छोटे मोटे दुकानदार थे, सारे दुकानदारों को पुलिसों से पिटवा पिटवा के सारे दुकानदार बंद करवाया। कितने लोग भूखे प्यासे मर गए, पैसे के भाव मर गए, रोजी रोटी के भाव में मर गए, आत्महत्या करके मर गए। और दूसरी बार जब लॉकडाउन किया, साथियों सभी को कोरोना के नाम पर तबाह और बर्बाद कर दिया और सबको कहा हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ। साथियों, जब हॉस्पिटल में जाने लगे तो उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। ऑक्सीजन तो बहुत बड़ी बात होती है। बुखार की गोली जो पैरासीटामोल होता है, पैरासीटामोल नामक गोली भी हॉस्पिटल में नहीं मिल रहे थे। और यही लोग मोदी और योगी जी बार बार डिजिटल इंडिया के बात करते हैं, स्किल इंडिया के बात करते हैं, डेवलप इंडिया की बात करते हैं, ग्रीन इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं। सारा इंडिया इनका फेल हो चुका था। पैरासीटामोल की गोली भी किसी हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा था। और जो गरीब समाज, जो मजदूर किसान समाज जो हॉस्पिटल में गया, वहां से मरकर ही वो निकला, कोई जिंदा हो करके नहीं आया। यही इनका विकास है। साथियों, ये विकास नहीं, ये विनाश करने वाली सरकार बनी हुई है। तो आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भी देखा, आप लोगों ने कांग्रेस की भी सरकार देखा, आपने बहुजन समाज पार्टी का भी सरकार देखा, आपने समाजवादियों को भी सरकार देखा। कोई लोगों ने किसानों मजदूरों के साथ में न्याय करने की काम नहीं किया, गरीबों के साथ में न्याय करने की काम नहीं किया। सारे के सारे लोग अन्याय कर रहे हैं। आज के तारीख में जैसे रेप बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही है, आपको मनीषा वाल्मीकि को गैंग रेप किया गया, सामूहिक गैंग रेप हुआ। उस गैंग रेप जब हो रहा था, ऊंची जाति के लड़कों ने सामूहिक गैंग रेप किया। लड़की जब हाथों छोड़ाकर भाग रही थी, पटक कर उसकी रीढ़ की हड्डियों को तोड़ा गया और जबरदस्ती उसके दरिंदों ने गैंग रेप सामूहिक किया। उसके बाद लड़की अपनी बयानबाजी पुलिस वालों को कर नहीं सके, इसलिए उसकी जीभ तक काट लिया गया। लेकिन नहीं तो समाजवादी के लोग बोला, नहीं बहुजन समाज पार्टी के लोग बोले, और नहीं कांग्रेस के लोग बोले, और भाजपा के लोग उन गुंडों को बचाने में लग गए कि इन लोगों ने रेप नहीं किया है। उसी प्रकार से आपके बगल जिला में गोरखपुर में एक प्रियंका भारती, विनोद भारती अनुसूचित जाति के लड़की के साथ में परीक्षा देकर निकलती है। उसी यूनिवर्सिटी में ऊंची जाति के लोगों ने गैंग रेप करते हैं और गैंग रेप करके उसको फांसी के फंदा पर लटका देते हैं। जब लड़की को देखा जाता है, उसका पैर जमीन में घिस रही है, कैसे फांसी के फंदा पर अपने से लटक कर मर सकता है। साथियों, पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, वो लड़की को आत्महत्या करके टांग दिया गया। पहले गैंग रेप किया गया, फिर हत्या करके उसको टांग दिया गया। कोई भी
नहीं समाजवादी के लोग बोलते हैं, नहीं बहुजन समाज पार्टी के लोग बोलते हैं, नहीं कांग्रेस बोलती है, और भाजपा की सरकार है उन गुंडों को सजा देने के भी काम नहीं करती है। क्या यह गुंडों की सरकार नहीं है? क्या गुंडों की सरकार कायम नहीं है? सारे के सारे दृष्टिकोण से ये फेल हो चुका है, एक भी एंगल से सही नहीं है। चाहे किसान की मामला हो, गरीबों की मामला हो, मजदूरों की मामला हो, छात्र युवाओं का मामला हो, महिलाओं की मामला हो, लड़कियों की मामला हो। और भारत रेप बलात्कारियों में नंबर 1 की राज्य देश है, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रेप बलात्कार भारत के 31 राज्यों में से इसी राज्य में होता है। ये हालात और परिस्थितियां निर्माण किया गया है। अगर मुसलमान विरोध करता है तो हिंदू और मुसलमान के नाम पर मुसलमानों को पिटाई किया जाता है, इनको देशद्रोही कहा जाता है, इनको भारत से भगाने की बात कही जाती है कि भारत में मुसलमान जो रहने वाला है ये देश का नागरिक नहीं है। एनआरसी लाकर इनको भगाने की काम करने की काम किया। ये पाकिस्तान से आया है, अफगानिस्तान से आया है, बांग्लादेश से आया है। बहुजन मुक्ति पार्टी ने 29 जनवरी को भारत बंद करके कहा कि कौन पाकिस्तानी है, कौन अफगानिस्तानी है, कौन बांग्लादेशी है। उसके लिए क्या करना होगा? पहले डीएनए टेस्ट करना होगा। जिसका डीएनए टेस्ट अगर भारत के लोगों से मिलेगा वो भारत का निवासी होगा, और जिसका डीएनए टेस्ट नहीं अगर भारतीय लोगों से मिलता है टेस्ट में, वह विदेशी होगा, उसी को भेजा जाएगा। इस प्रकार से साथियों ये देश और प्रदेश की हालात और परिस्थितियां पैदा किया गया है। कोई भी लोग यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, चाहे किसी का भी बात करे। आप रोजगार की बात रही, विकास की बात करते हैं, एक सुई की फैक्ट्री तक नहीं लगी, कहाँ की विकास हो रही है? साथियों ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को क्या करना होगा? आने वाले समय में बहुजन मुक्ति पार्टी एक विकल्प तैयार हो चुका है, शक्तिशाली विकल्प तैयार हो चुका है, एक ताकतवर विकल्प तैयार हो चुका है। आने वाले समय में बहुजन मुक्ति पार्टी 2022 में सरकार बनाने की पूरी से पूरी कमर कस चुकी है, और गली मोहल्लों में जाकर लोगों को जागृत करने की काम कर रही है। ये जो जन सलाब है, जो चौकों पर चौराहों पर जिस प्रकार से बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन मिल रहा है, आने वाले समय में 2022 में हम सरकार बनाने की स्थिति में खड़ा हो गए हैं, और सरकार बनेगी। आप लोगों को साथ सहयोग करने की जरूरत है। इस पार्टी में सारे लोग समर्थन कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग, अति पिछड़ा के और मुस्लिम लोग, आदिवासी लोग, अनुसूचित जाति के लोग, तमाम मूल निवासी बहुजनों का जो 85% के लोग हैं, उन सभी लोगों का साथ सहयोग मिल रहा है। और इसी प्रकार से अगर साथ सहयोग मिलते रहा तो आने वाले समय में साथियों हम चुनावी समय में 100 रुपया का स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र देंगे। आज कागज में दे रहे हैं, जो हम करना चाहते हैं सब स्टाम्प पेपर पर लिख कर देंगे, और स्टाम्प पेपर के माध्यम से ही आपके अंदर विकास किया जाएगा। कोई जुमलेबाजी नहीं होगा, कोई धोखेबाजी नहीं होगा, किसी को हिम्मत नहीं है स्टाम्प पेपर पर अपना घोषणा पत्र देगा। बहुजन मुक्ति पार्टी एकमात्र पार्टी है अपनी चुनावी घोषणा पत्र 100 रुपया के स्टाम्प पेपर पर लिख के देती है, और सरकार बनती है। आप विधायक चुनते हैं, उसी स्टाम्प पेपर के आधार पर, उसी घोषणा पत्र के आधार पर विकास के काम किया जाएगा। साथियों इस परिवर्तन यात्रा को संचालन करने के लिए लोग तन मन धन से साथ सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई ये बहुजनों की लड़ाई है। पार्टी बहुजनों की है, मुस्लिमों की है, पिछड़ा अति पिछड़ों की है, अनुसूचित जातियों की है, पार्टी आदिवासियों की है। ये पार्टी मनुवादियों की नहीं है, पार्टी गरीबों की है, पार्टी किसानों की है, पार्टी महिलाओं की है, ये बहुजनों की पार्टी है। इसलिए इस पार्टी के परिवर्तन यात्रा को सफल करने के लिए रहने की व्यवस्था हमें समाज करता है। एलआई वाला फोन करते हैं, कौन सी आईबी में आप लोग रहने वाले हैं, कौन सी होटल में रहने वाले हैं। हम बोलते हैं कि बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग को सर्किट हाउस और होटल गांव-गांव में है। उस गांव में अगर आपको आना है तो आकर देख लो कि बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग कौन सी होटल में और कौन सी सर्किट हाउस में रुके हैं। तो हमारा हर बहुजन समाज का घर सर्किट हाउस है, हर बहुजन समाज का घर वो होटल है। उसी को हम झोपड़ी को ही होटल समझते हैं, हम झोपड़ी को ही सर्किट हाउस समझते हैं।
इस प्रकार से साथियों रहने की व्यवस्था समाज करती है, खाने की व्यवस्था समाज करती है, सोलाने की व्यवस्था समाज करती है और गाड़ियों में डीजल डालने की व्यवस्था भी समाज करती है। सारे चौक चौराहों पर बाजार के लोगों ने हमें कोई 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, आगे भी कई जगह पर हम लोगों ने ऐसी प्रकार से चौक चौराहा पर सभा किया। दुकानदारों ने, सब्जी बेचने वाले ने, ठेला वालों ने, रिक्शा वालों ने, छोटे मोटे व्यापारियों ने इस यात्रा को सफल करने के लिए जैसे मैं अपील किया कि जो लोग आर्थिक सहयोग करना चाहता है, 100 रुपया हो, 500 रुपया हो, 10 रुपया हो, नहीं करना चाहता है 1 रुपया भी कर सकता है। सारे लोगों ने साथियों कहीं 1000 रुपया, कहीं 2000 रुपया, कहीं 500 रुपया सारे जगहों से मिल रहा है। जब ये मिलता है तो गाड़ियों में डीजल की व्यवस्था होती है, एक जगह से जाकर दूसरी जगह यात्रा जाता है। साथियों मैं मऊ के बाजार वासियों से भी और यहाँ के लोगों से भी निवेदन करता हूँ, जो लोग इस यात्रा को बढ़ाने के लिए आपको लगता है ये लड़ाई आपकी है, लड़ाई हमारी घर की नहीं है, आपको लगता है आप स्वेच्छा से आकर इस यात्रा को बढ़ाने के लिए आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। इसी आशा उम्मीद के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी।